I am here, Bhagirath Godara, with a new video for class 6th. Now this video is for the class 6th, lesson 2nd, poem. सेकंड लेसन में एक पोइम है द काइट। काइट वो जो हम उड़ाते हैं। आज पोइट जो इसका राइटर जो है, पोइट जो है, वो काइट के बारे में बातचीत करेंगे। हम आज काइट के बारे में सीखेंगे कि काइट जो बहुत ही हम सब लोग काइट को उड़ाना चाहते हैं। तो पोइट जो है इस काइट में क्या इमेजिनेशन फील कर देता है, कहाँ तक इसमें कल्पना कर लेता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो बिफोर प्रोसीडिंग्स, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू न्यूकमर्स especially to recommend my channel, subscribe it, comment it, like it, and share with your friends. I have already posted 4 videos of this class 6th, so I also recommend you to watch this video. I'll give the link of this video in the description below. You can go through there, and you can also visit through the Pandu English Academy YouTube channel. uh, you can watch there. So now proceed for the lessons. Kite. Now we learn first of all theme of the poem. हम ये सबसे पहले पढ़ेंगे, शॉर्ट समरी पढ़ेंगे कि पोइम में है क्या, पोइम के अंदर पोइट ने लिखा क्या है, ताकि जब हम पोइम को पढ़ेंगे तब उसके बारे में कुछ आइडिया हमें पहले से हमारे माइंड में हो, बाकी चीजें हम पोइम की लैंग्वेज के अनुसार उनको सीख सकें, ऐसा हम देखेंगे। सो थीम ऑफ द पोइम इज दिस। सो in this poem the poet has drawn a beautiful picture of a kite. इस कविता में पोइट ने पोइट जो है उसने काइट की बहुत सुंदर पिक्चर बनाई है। पिक्चर का मतलब ड्राइंग कागज पे नहीं बनाई है, पिक्चर ऑफ वर्ड्स, पिक्चर थ्रू ए वर्ड, थ्रू द वर्ड, शब्दों के माध्यम से एक ऐसी कल्पना बनाई है कि जो वास्तविक रूप से काइट की अंडरस्टैंडिंग को, काइट के प्रति हमारी विचारधारा को, काइट क्या होती है और काइट जब उड़ाते हैं तो हम कितने एंथुसियास्टिक फील करते हैं, और जो फट जाती है तो हम इसके प्रति क्या अनुभव करते हैं, ये सब चीजें पोइट इसमें एक्सप्लेन करता है। सो वी स्टडी फर्दर। सो देयर वी ऑल लव टू फ्लाई द काइट। पोइट कहता है कि हम सभी लोग काइट को फ्लाई करना पसंद करते हैं। वी नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाई। पोइट कहता है हम सब लोग काइट को फ्लाई करना पसंद करते हैं, हम सब चाहते हैं काइट को फ्लाई किया जाए, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये उड़ती कैसे है, ऐसा इनमें क्या भरा हुआ है कि ये उड़ने लगती है, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के माध्यम से पोइट परसुएड्स, पोइट हमें राजी करता है, मोटिवेट करता है अस टू फ्लाई द काइट। हमें कहता है कि आप भी पतंग उड़ाइए, एंड नोट्स, ये नोट भी कीजिए हाउ इट लुक्स व्हेन इट इज न्यू। और पोइट कहता है कि देखिए, उड़ाइए पतंग, वो आप नोटिस कीजिए कि जब ये पतंग नई होती है तो कैसी लगती है। इसके साथ साथ में पोइट ये भी बताते हैं कि जब फट जाती है तो हमारी इसके प्रति धारणाएं क्या होती है, दोनों के बारे में पोइट बताता है। तो 2 स्टैंजा इस पोइम के अंदर है। एक स्टैंजा के अंदर पोइम पतंग जब नई होती है तब वो हमें कैसे लगती है ये बताता है। सेकंड स्टैंजा के अंदर पोइट जब ये काइट फट जाती है तो हमें कैसे लगती है इसके बारे में। जैसे यहाँ पे देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जब काइट फ्लाई कर रही है, और यहाँ देखो यही काइट जब यहाँ आकर के फंस गई तो किस तरह से फट जाती है, क्या इसका लुक बन गया है, कोई भी आदमी इसकी तरफ देखना नहीं चाहता, है ना। तो किस तरह से हमारी धारणाएं जो हैं पोइम एक इसकी काइट के प्रति चेंज हो जाती है, जिस काइट को जब वो नहीं होती तो हम कितना अच्छा पसंद करते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो दिस पोइम हैज 2 स्टैंजा। In the first stanza, the poetry tells us how a kite looks when it is new and how enthusiastic we are. यहाँ ये पहले स्टेंजा में पोइट बताएगा। The poet tells us, पोइट हमें बताता है पहले स्टेंजा के अंदर, जो पहली 4 लाइन 5 लाइन उसके अंदर क्या बताता है, how a kite looks, की काइट कैसी दिखती है when it is new, जब ये नई होती है, and how enthusiastic we are, और जब काइट नई होती है तो हमारे अंदर कितना सा उत्साह होता है, हम कितने उत्साहित होते हैं, कितने एनर्जेटिक होते हैं कि हम काइट को फ्लाई करें। सेकंड स्टैंजा के अंदर, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट टेल्स अस दैट व्हेन द काइट इज फ्लोन, सेकंड स्टैंजा में
पोएट कहता है कि जी वही काइट जिसको हम उड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे, बहुत ही उत्साहित थे, वही काइट जब फट जाती है टोन है थर्ड फॉर्म टीयर की, जब वही काइट फट जाती है, टर्न ओल्ड या पुरानी हो जाती है, हाउ आवर बिहेवियर इज़ चेंज्ड, हमारा बिहेवियर चेंज कैसे हो जाता है? नोट दिस, ये बिहेवियर की स्पेलिंग राइट है। जो हम बिहेवियर की स्पेलिंग लिखते हैं BHAIOUR वो भी राइट होती है। ये इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल का फ़र्क है। कंप्यूटर मोस्टली अमेरिकन लैंग्वेज में बने होते हैं, तो जो हम वो स्पेलिंग लिखते हैं तो उसके नीचे रेड मार्क आता है। तो ऐसा हो सकता है, तो ये स्पेलिंग अमेरिकन डिक्शनरी, अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन जो स्टाइल है इंग्लिश की उसके अनुसार ये स्पेलिंग राइट है और वो स्पेलिंग भी राइट है। इंडिया के अंदर ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों स्टाइल्स को दिया गया है। बहुत सारे वर्ड हम दे सकते हैं। इंक्वायरी ईएन से भी शुरू होती है और आईएन से भी शुरू होती है। सेंटर, सेंट्रल, है ना? टीईआर भी होता है, टीआरयू भी ई भी होता है ना? कलर COLOR भी होता है, COLOUR भी होता है। तो ये बस ब्रिटिश स्टाइल, अमेरिकन डिक्शनरी की स्टाइल की वजह से थोड़ा डिफरेंस है, मीनिंग इनका एक ही रहता है। वी डोंट केयर, अब पोएट आगे कहता है कि जब ये फट जाती है तो किस तरह से हमारा इसके प्रति व्यवहार चेंज हो जाता है। वी डोंट केयर व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए ट्री, वही पतंग जो आकाश में फ्लैप करती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, जब ये किसी टूटे हुए पेड़ के ऊपर टंग जाती है, फट जाती है और वहाँ पे फ्लैप करती है, तो हम उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इन 2 स्टैंज़ाज़ के अंदर पोएट हमें एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट स्टैंज़ा के अंदर हम जब काइट नहीं होती है तो क्या फ़ील करते हैं, ये हमें पोएट बताएगा। सेकंड स्टेंज़ा के अंदर पोएट ये बताएगा कि जब काइट पुरानी हो जाती है, फट जाती है, तो उसके प्रति हमारी क्या धारणा बन जाती है। There are 2 images that shows that this. Now for the poem consideration, the first stanza, this stanza has 5 lines. We study it one by one. How bright on the blue is a kite when it is new, it's new. On the blue, on blue का मतलब है यहाँ स्काई, कि काइट जब भी क्लियर ब्लू स्काई तब होता है जब आसमान में क्लाउडिंग बिल्कुल नहीं हो। ब्लू का मतलब है कि आसमान बिल्कुल क्लियर है, साफ, वेदर जो है बिल्कुल क्लियर है, वहाँ स्टॉर्मिंग नहीं है, क्लाउडिंग नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, पतंग उड़ाने का सा माहौल है। आकाश ब्लू तब होता है जब थोड़ी हल्की मॉइस्चरिटी उसके अंदर होती है ना? मौसम थोड़ा सुहावना होता है। बारिश के दिनों में हमें आकाश ब्लू दिखता है, जब बारिश नहीं होती है जून, मई, अप्रैल के महीने के अंदर हमें ये ब्लू नहीं दिखता, क्योंकि मॉइस्चरिटी कम रहती है। तो हाउ ब्लू, ब्लू का यहाँ 2 मीनिंग है कि स्काई बिल्कुल क्लियर है और जो क्लाइमेट जो है, जो वेदर जो है वो बहुत ही प्लेजेंट है। पतंग उड़ाने के लिए हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता है ना, धूप होती है, तो मौसम भी तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उड़ा सकें। तो ऑथर ये पोएट इसमें ये बताना चाह रहा है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई, कि ब्लू स्काई के अंदर काइट कितनी सुंदर लगती है, ब्राइट लगती है, जब ये नई होती है, व्हेन इट्स न्यू, जब ये नई होती है उस समय कितनी अच्छी लगती है। विद अ डाइव, जब हम काइट को उड़ाते हैं डाइव करती है, डाइव का मतलब है कि यूँ गोते मारना, ऊपर से नीचे जाना, है ना? नीचे से ऊपर जाना, गोते लगाना जिसे कहते हैं। डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, और किस तरह से वो अपने टेल को स्नैप करती है। काइट के टेल भी होता है ना, पूँछ भी होता है, तो वो किस किस तरह से इसको स्नैप करती है। ये चीज़ें जो हैं, डाइव लगाना, पतंग अचानक नीचे झुक जाती है, फिर हम उसको ऊपर करते हैं, कभी हम उधर खींचते हैं, इधर टेढ़ी हो जाती है, बड़ी स्पीड से कभी इधर जाती है, और किस तरह से इसका टेल का जो मूवमेंट है, यहाँ पर इस लाइन के अंदर पोएट काइट की मूवमेंट को हमें बता रहा है। जब इस तरह की एक्टिविटी करती है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। इट सोर्स लाइक, अब देखिए इसकी वर्ड मीनिंग भी साथ साथ में, ए डाइव का मतलब शार्प मूवमेंट, ए डिप का मतलब हो गया ए पुट समथिंग डाउन क्विकली, कोई चीज को जल्दी से नीचे रख देना। ओके, इट स्नैप्स इट्स टेल देन शोर्स लाइक ए शिप, ये शोर जो वर्ड है ये एक्चुअली जो मोटर बोट जो होती है, जो जलयान जो होती है, जो जैसे बस रोड पे चलती है उसके लिए अलग वर्ड यूज होता है, जब यही जलयान ओशन में समुद्र के अंदर चलती है उसको शोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोरिंग। तो जैसे कि समुद्र के अंदर हवाई जहाज किस तरह से समुद्र की लहरों को का सामना करते हुए एक सीधी लाइन में अपने गंतव्य स्थान की तरफ चलता है, वैसे ही देन द सोर लाइक ए शिप, कि ये जो काइट जो है उसको यहाँ शिप बना दिया गया है। यहाँ कंपैरिजन है, देखो काइट की तुलना किससे की गई है? शिप से, यानी कि जहाज से की गई है।
जिस तरह से एक मोटर बोट समुद्र के अंदर समुद्र की लहरों से टकराते हुए जिस तरह से चलती है, वैसे ही काइट स्काई के अंदर हवा की बड़े-बड़े झोंकों को झेलते हुए और अपने बैलेंस को बनाए रखती है। जैसे कि वाटर बोट बनाए रखती है। ओन ओनली ए सेल, सेल का मतलब होता है कि हवाई जहाज को चलाने वाला, और यहाँ काइट में क्या हो जाता है? कौन चलाने वाला है? पतंग उड़ाना, पतंग फ्लायर्स। तो ये जो कंपैरिज़न यहाँ दिया गया है, इसको बोलते हैं सिमिली। क्या बोलते हैं इसको? सिमिली इज़ ए लिटरेरी फिगर, फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं हम। ओके? ये जब 2 अनसिमिलर चीज़ के बीच में हम कंपैरिज़न करते हैं, है ना? तो उनमें एक क्वालिटी सिमिलर होती है। जैसे यहाँ पर जो क्वालिटी है, मोटर बोट की और काइट की क्वालिटी प्रॉब्लम को फेस करने की सिमिलर है। इस तरह से जो वाटर बोट जो है पानी की लहरों का सामना करती है, वैसे ही काइट जो है स्काई के अंदर हवा के बड़े-बड़े झोंकों, आंधी तूफानों को भी का सामना करती है ना, तो ये कंपैरिज़न है। विद ओनली एसएल एक, क्योंकि पतंग उड़ाने वाला एक ही होता है, पतंग कभी 3-4 आदमियों से एक साथ नहीं उड़ती है। एज़ ओवर टाइड्स, ओवर टाइड का मतलब टाइड वैसे समुद्र में आते हैं, ज्वार-भाटा। जब समुद्र में जो ओशियन के अंदर वाटर बोट जो चलती है, जलयान जब चलता है, तो वहाँ टाइड भी आते हैं। टाइड का मतलब पानी ऊपर उठता है, नीचे गिरते पानी की बड़ी-बड़ी लहरें भी आती हैं। उनका वो बहुत तरीके से सामना करता है। जब लहरें आती हैं, तो वो वाटर बोट लहरों के ऊपर चढ़ जाती है ना? यहाँ ये ऐसे दिखाया गया है कि जब स्काई के अंदर तेज़ की हवा आती है, तो काइट उसके ऊपर सवार हो जाती है। उसे डरते नहीं है, गिरते नहीं है। वो अच्छी तरह से उड़ने लग जाती है। विद द विद द विद ओ टाइड्स ऑफ विंड इट राइड का मतलब सवारी करना। जिस तरह से सेलर ओशन में ज्वार-भाटा की लहरों के अपने पे हवाई जहाज की सवारी कराता है, वैसे ही काइट फ्लायर हवा की बड़े-बड़े झोंकों में काइट को फ्लाई करता है। क्लाइंब टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक, चोटी, हाईएस्ट पीक। इस तरह से पतंग हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। ओके, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट एंड पुल्स का वर्ड मीनिंग देखें क्या है? गस्ट एंड पुल्स विद द स्ट्रॉन्ग विंड मूव अपवर्ड डाउनवर्ड। जब तेज हवा यूं व्हिर्लपूल के रूप में आती है, हवा का एक झोंका कभी काइट को ऊपर ले जाती है, कभी नीचे ले जाती है। तो काइट जब जो होती है ऊपर चली जाती है, काफी हाइट में चली जाती है ना, विद गस्ट एंड पुल्स, हवा के झोंके के साथ कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। देन सिम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल्स, और तब ऐसा लगता है कि काइट अब है ना इतनी ऊपर चली गई है, और जब हवा रुक जाएगी ना, तो वहां ये रेस्ट करेगी, नीचे नहीं आएगी, अब वही रेस्ट करेगी, ऐसा लगता है, इट सिम्स। ओके, नाउ वी explain this poem. There is an explanation. So this is the explanation. In these lines, the poet introduces us how the kite looks like as it flies. जैसा पोइम में लिखा है कि जैसे पोइट फ्लाई करती है तो कैसे दिखती है। द पोइट सेज, पोइट कहता है, पोइम चाहे किसी भी टेंस में लिखी गई हो, पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो चाहे किसी टेंस में लिखा गया हो, इसका एक्सप्लेनेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि काइट की जो विशेषताएं है ना, वो आज से 100 साल पहले जब पोइट ने ये पोइम लिखी थी तब भी वैसी ही थी, और आज भी कोई उस काइट की विशेषताएं वैसी ही है। सो द जो काइट की जो स्टैटिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं वो सेम है। जब कोई चीज यूनिवर्सल होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। सो पोइम की एक्सप्लेनेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में, देखो यहाँ सेज लिखा है मैंने। द काइट लुक्स, प्रेजेंट टेंस है, वेरी ब्राइट इन द ब्लू स्काई। ये काइट ब्लू स्काई के अंदर बहुत ही अच्छी दिखती है। ये ब्लू वर्ड देखो, व्हेन इट इज न्यू, जब ये नई होती है, हियर बाय ब्लू, जो ब्लू वर्ड आया है ब्लू, द पोएट टेल्स बताता है अस हमें, व्हेन द काइट इज क्लियर इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। जब स्काई ब्लू होता है तो काइट हमें बहुत ही क्लियर दिखती है, बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। इन द ब्लू स्काई इट डाइव्स एंड स्नैप्स इट्स टेल। डाइव का मतलब गोते लगाना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, है ना, मूवमेंट करती है, अपने टेल्स को हिलाती है, स्नैप करती है। एंड राइड्स ऑन द ब्लू ऑफ द एयर, जिस तरह से वाटर बोर्ड समुद्र की लहरों पे चढ़ जाती है, जब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आती है ना, तब बोट पानी के अंदर नहीं जाती है, उन्हीं लहरों के ऊपर चली जाती है, अपने आप को बैलेंस करती है। जैसे जब तेज हवा आती है तो काइट हवा के नीचे दबती नहीं है, हवा के ऊपर सवारी करने लगती है। एज द शिप shores on the ocean's waves when there is a tide in the ocean. With the blow of the wind reaches it on the peak of the mountains. और हवा का तेज झोंका इस काइट को पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचा देता है, वेरी हाई, एंड देयर
ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड इट मूव्स अपर एंड डाउनवर्ड। और उस हाइट पर ये स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ मूवमेंट करती है, और तब ऐसा लगता है इट अपीयर्स इट गोज़ सो हाई टू टेक रेस्ट। तब हमें ऐसा लगता है कि पतंग इसीलिए ऊपर गई है ताकि ये रेस्ट कर सके, क्योंकि जब नीचाई पे होती है ना, जब काफ़ी हाइट पे चली जाती है तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है। ज्योग्राफिकल लेसन है ना? तो ऐसा लगता है कि काइट अपने आप को इसीलिए ऊपर लेके गई है ताकि वहाँ ये रेस्ट कर सके। व्हेन द विंड विल स्टॉप टू ब्लो, जब हवा रुक जाएगी तो ये शायद वहाँ रेस्ट करेगी, ऐसा हमें लगता है। दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इन दिस स्टैंजा द पोएट अबाउट एक्सप्लेन द काइट टू अस व्हेन इट इज न्यू और हाउ इट लुक्स। कंपैरिजन बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। काइट को शिप से कंपेयर किया गया है। पानी का जहाज किस तरह से समुद्र की लहरों का सामना करता है, समुद्र की लहरों के नीचे नहीं दबता है, उसके ऊपर सवार हो जाता है। वैसे काइट भी हवाओं से नीचे नहीं दबती है, हवा आती है तो गिरती नहीं है, वो और तेज गति से, तेज स्पीड से उड़ने लगती है। नाउ वी मूव फॉर द सेकंड स्टेज। दिस इज द सेकंड स्टेंजा। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, जब स्ट्रिंग का मतलब है डोरी जो हमें बांध के रखती है, जब ढीली पड़ जाती है। स्लैक का मतलब होता है लूज, है ना? स्लैग यूज़ हो जाती है। यू विंड, यहाँ ध्यान दें, अभी तक विंड जो आया था वो अलग था, ये विंड अलग। ये विंड मेन वर्ब है, वो विंड हवा, सेम ही स्पेलिंग है। ये मेन वर्ब के रूप में आया है, वो नाउन के रूप में था। विंड का मतलब हवा भी होता है, विंड का मतलब हवा का चलना भी होता है, मूवमेंट देना। हवा का मतलब मूवमेंट देना। व्हेन यू विंड इट का मतलब है कि जब आप इसे हिलाते हैं, जब डोरी लूज पड़ जाती है, जब हम उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसमें कुछ टाइटनेस आ जाती है। विंड इट बैक एंड रन, तब तक इसको वापस रन करते रहते हैं, उस डोरी को खींचते रहते हैं अंटिल द न्यू ब्रिज ब्लो, जब तक कि नई हवा का झोंका आता है और जो डोरी जो होती है, रस्सी जो होती है, उसको टाइट नहीं कर देता, तब तक उसे हम अपनी तरफ खींचते रहते हैं। हम सब ने काइट उड़ाई है। पोएम जो है वो सिर्फ वर्डों का फीचर्स नहीं है, हमें अपनी इसको रियल लाइफ के साथ में अटैच करना है। क्या वास्तव में ऐसा होता है जो पोएट बता रहा है? वास्तव में ऐसा ही होता है। तो हम इस पोएम को तभी बेटरली समझ पाएंगे जब हम इसे अपनी रियलिटी के साथ में इसको जानेंगे। ओके, देन एंड इट्स विंग्स, इसके पंख, यहाँ पंख है ही नहीं इसके, है ना? फिर भी पंख, इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जब तक नया हवा का झोंका नहीं आता है और इसके विंग्स को हवा नहीं दे देता है और ये ऊपर नहीं चली जाती है, तब तक हम उस रस्सी को, उस डोरी को, धागे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। देन हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू स्काई ए काइट व्हेन इट्स न्यू, पोएट कहता है कि जब काइट नई होती है ना तब कितनी अच्छी दिखती है, बट आगे की लाइन और जोड़ देता है, रेगडर, रेगडर का मतलब क्या है? ओल्ड थिंग्स यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्टिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री। पोएट कहता है जब ये पुरानी हो जाती है तब हम इसके प्रति कभी ध्यान नहीं देते हैं कि पेड़ के ऊपर उसी तरह से पड़ पड़ फ्लैपिंग करती है जैसे जब ये नई होती है स्काई में उड़ती है, लेकिन जब ये फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तब हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। ये यहाँ पोएट रिग्रेट करता है। लास्ट वाली 2 लाइन जो है, पोएट जो वो रिग्रेट कर रहा है। ध्यान दें, उस स्टैंजा के अंदर भी 5 लाइन थी और यहाँ 7 लाइन है ना? ये 2 लाइन जो अलग हैं, ऊपर वाली 10 लाइन से ये अलग है, 12 लाइन की पोएम है। इन 2 लाइन्स के अंदर पोएट रिग्रेट करता है, अपना पश्चाताप शो करता है कि जो चीज़ कभी हमें बहुत अच्छी लगा करती थी, उसके प्रति हम अपना ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, जब उसको तो फट जाती है, पुरानी हो जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ बताई है। नेक्स्ट पे, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। In this stanza, the poet tells us about the kite when it is in the sky and turns old. The poet says, the wind blows slowly. You filler, you का मतलब है flyer, उड़ाने वाला. Have to pull it again and again until the new wind blow and its wing fill with the air. जब स्काई में हवा लूज हो जाती है, हवा धीरे पड़ जाती है, तब हम इसकी रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं और तब तक खींचते रहते हैं जब तक कि नई हवा आकर के उसको फ्लाई नहीं कर देती है। Then the poet compares it with when it is turned या old, इसकी तुलना अब करता है नई काइट की, जब ये पुरानी हो जाती है उसके साथ कहता है टोन। द पोएट सेज, कहता है, व्हेन इट इज टोन और ओल्ड वी नेवर लुक टेक केयर ऑफ इट, हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इट फ्लिप्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड बट व्हेन इट वाज न्यू इट फ्लिप्स स्काई, flap high in the sky and ride
ऑन द माउंटेन। लेकिन ये भी कहता है पोएट, जब ये पुरानी होती है तो पेड़-पौधों को फ्लैपिंग करती है, लेकिन जब ये नई थी तो यही इसी तरह से स्काई के अंदर बहुत ही ऊँचाई पे फ्लैपिंग कर रही थी, तब ये हमें बहुत अच्छी लगा करती थी। तब लास्ट 2 लाइन के अंदर पोएट रिग्रेट करता है, पश्चाताप जो करता है, अपना दुःख व्यक्त करता है कि देखो हम इसके परिणाम नहीं दे पाते हैं। नाउ नाउ दिस इज़ द ओवर सेंड इसका जो था स्टेंजे 2 ही थे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। So, first question of this poem is list out the action word in the poem. Find out meaning of these words. हमें action word निकालने हैं, verb निकालने हैं। जैसे wind word जो आया था, वो wind word एक जगह noun था, एक जगह verb था। snaps था, dive था, dip था, है ना? ये action word है। action word is known as a main verb, verb जो काम के करने का एहसास कराती है। जैसे come, go, study, run. These are action word. So ऐसे वर्ड हमें पोएम में से निकालने हैं, तो हम उनको निकालेंगे। कौन-कौन से हैं? जैसे विंड वर्ड है, तो विंड यहाँ वर्ब वाली विंड की बात कर रहा हूँ जो सेकंड स्टेजा के अंदर आया था। तो उसका मीनिंग क्या है? पुल, खींचना। विंड का मतलब अपनी तरफ खींचना। सेकंड डाइव, इसका वर्ड मीनिंग हो जाएगा शार्प मूवमेंट। थर्ड डिप, इसका मीनिंग हो जाएगा पुट समथिंग डाउन क्विकली। शो, राइज हाई, शोर का मतलब ऊपर उठना, है ना? समुद्र में हवाई जहाज को रन करना, चलाना। These are some words. We can find out some more words from the poems and we can write word meaning of these words also. Now, second question of this poem is read these lines from the poem, then soars like a ship with a sail. इस तरह की लाइन हमने पढ़ी थी। मैंने बताया था आपको कि यहाँ एक कंपैरिजन किया है पोएट ने कि ये काइट जो है ना, एक समुद्र में समुद्री जहाज की तरह स्काई के अंदर शोर करती है, चलती है। तो यहाँ कंपैरिजन है। काइट का शिप के साथ कंपैरिजन किया गया है। ओशियन का और हवा के साथ। ओशियन में ओशियन की वेव जो है उसका और हवा की मूवमेंट के साथ में कंपैरिजन किया गया है। तो इसे सिमिली कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द टेल ऑफ द काइट इज कंपेयर्ड टू ए शिप ऑफ द सेल, कि सेल के शिप जो होती है ना उससे इसका कंपैरिजन किया गया है। दैट इज कॉल्ड ए सिमिली, उसे हम सिमिली कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में सिमिली होती क्या है? नया वर्ड है। सिमिली एक नया वर्ड है। 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नया वर्ड है। तो सिमिली होती क्या है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिमिली, सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब सिमिली एक ऐसा वर्ड होता है जो एक सेंटेंस में उस सेंटेंस को बहुत ही इंप्रेसिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच एक फिगर ऑफ लिटरेचर भी होता है। वो साहित्य की कला होती है। जैसे कविता लिखना, कविता कई तरह की होती है। सोनेट लिखना, लिरिक लिखना, है ना? ओड लिखना, लायर लिखना, ये सब वो फिगर ऑफ लिटरेचर होते हैं, है ना? एक फिगर ऑफ स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है कि सेंटेंस जो है ना वो एक स्पीच है, ओके? और इसके अंदर प्रभाव डालने वाला वर्ड तो यहाँ लाइक है। तो वो क्या है? सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच टू कंपेयर टू अनसिमिलर थिंग्स। सिमिली जो होती है दो अनसिमिलर थिंग को कंपेयर करती है, ओके? फाइंडिंग थिंग, फाइंडिंग वन क्वालिटी सिमिलर, दो बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों के बीच में कल्पना होती है, उन दोनों के बीच में एक क्वालिटी सिमिलर होती है। जैसे यहाँ जो कल्पना हुई है शिप और काइट के बीच में, दोनों बिल्कुल अलग है। शिप मेटल से बनी होती है, काइट पेपर की बनी होती है ना? तो दोनों में एक क्वालिटी क्या? किस तरह से उस समुद्र के अंदर पानी को फेस करती है शिप, वेव्स को फेस करती है, और किस तरह से काइट जो है स्काई के अंदर हवा के प्रेशर को फेस करती है। ये उनका जो फेस करने की जो उनकी कैपेसिटी जो उसको यहाँ कंपेयर किया गया है। सो वन क्वालिटी सिमिली है। अब हम कैसे पता चलाएँगे कि सिमिली है या क्या है? जब भी सेंटेंस में कोई एज़ या लाइक वर्ड आ जाए और कंपेयर किया हुआ हो, जैसे यहाँ आया है ना? तो वो सिमिली ही होगी। वो क्या होगी? सिमिली ही होगी। जब लाइक और एज़ वर्ड को यूज़ करके और कंपेयर किया जाए, तो सिमिली है। अदरवाइज़ वो कुछ और होगी। वो और होगी, क्या होगी? उसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, सिमिली के बराबर एक मेटाफर होता है। वही डेफिनिशन जो सिमिली की है, वही डेफिनिशन मेटाफर की है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर अलग क्या है? वो हम पढ़ेंगे। मेटाफर, मेटाफर इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। वही है फिगर ऑफ स्पीच टू कंपेयर टू अनसिमिलर थिंग्स फाइंडिंग वन क्वालिटी सिमिलर। जैसे शिप और स्कंदर थी। लेकिन दोनों के एग्जांपल को देखिए। अमन रन्स लाइक मिल्खा सिंह। यहाँ लाइक वर्ड को यूज़ करते हुए कंपैरिज़न किया गया है। और यहाँ कैमल इज़ द शिप ऑफ डेज़र्ट। यहाँ देखो
कैमल की कंपैरिजन किससे की गई है? शिप से की गई है। जिस तरह से समुद्र के अंदर शिप जो है पानी की लहरों को फेस करते हुए आगे चलते हैं, वैसे ही कैमल डेजर्ट के अंदर बड़े-बड़े टिल्लों को फेस करते हुए डेजर्ट को चीरते हुए निकल जाता है। जिस तरह से समुद्र के अंदर हवाई जहाज कितने समुद्र के जो पानी की जहाज जो होती है कितनी बड़ी-बड़ी लहरों को क्रॉस करती है। तो दोनों में कंपैरिजन है, दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन है, लेकिन फ़र्क क्या है? यहाँ तो लाइक वर्ड को यूज़ किया है, यहाँ लाइक को नहीं किया गया। जब बिना लाइक वर्ड को यूज़ करते हुए कंपैरिजन किया जाए, दैट इज़ मेटाफर, और जब लाइक को यूज़ किया जाए, दैट इज़ सिमिली। सेकंड सेंटेंस, राजू प्लेज एज सचिन तेंदुलकर। राजू वैसे ही खेलता है जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है। यहाँ राजू और सचिन तेंदुलकर अलग-अलग 2 व्यक्ति हैं, लेकिन एक क्वालिटी सिमिलर है, प्लेइंग की क्वालिटी। तो सेकंड में क्या होगा? लायन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। किंग जो होता है वो कोई राज्य का राजा होता है, और लायन जो होता है एनिमल होता है। ये किंग जो आदमी होता है, किंग लायन जो है तो एनिमल होता है। लेकिन दोनों में क्या क्वालिटी सिमिलर है, वो यहाँ पे की गई है। तो ये मेटाफर, ये यहाँ पे क्या मेटाफर, यही सेंटेंस अगर मैं इसी सेंटेंस में अगर लाइक वर्ड लगा दूँ, तो ये सिमिली बन जाएगी। अगर कैमल वाले सेंटेंस में लाइक वर्ड लगा दूँ, है ना, मैं कह दूँ कैमल मूव्स एज़ ए शिप मूव्स इन द डेज़र्ट, तो ये सिमिली बन जाती है। ओके, थर्ड सेंटेंस, राधा सिंग्स लाइक नाइटिंगेल। राधा ऐसे गाना गाती है जैसे कोई नाइटिंगेल बोल रही है। तो नाइटिंगेल की जो सिंगिंग क्वालिटी और राधा की सिंगिंग क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन है, राधा और नाइटिंगेल के बीच में नहीं है। दोनों अलग चीज़ है। राधा ह्यूमन बीइंग है, नाइटिंगेल्स बर्ड है, कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, लेकिन एक क्वालिटी सिमिलर है। तो उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो सिमिली कहलाएगा। ऐसा सेंटेंस हम इधर भी ले सकते हैं ना, तो वो मेटाफर होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड this very properly. I explained there. In spite of this, if you have any problems, you comment me in comment box. I'll personally observe your comment and answer properly. It's my promise. Okay. Now the next question. Next question is a project work. आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है। ये प्रोजेक्ट आपको बना करके चैनल के जो कमेंट बॉक्स हैं उसके अंदर अपनी फोटो शेयर करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं करनी है। यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ इसकी फ़ोटो शेयर करनी है और अपने कमेंट लिखने हैं कि आपने काइट कैसी बनाई है और उसको एक बार उड़ाना भी है। देखो क्या लिखा है, ट्राई टू मेक अ काइट विद योर फ्रेंड्स। ओके, कलेक्ट फ्रेंड्स आजकल कोरोना टाइम में आपको नहीं मिले तो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने ब्रदर, सिस्टर, कज़िन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में बैठ के बनाएँ। ओके, रिक्वायर्ड सच कलर पेपर, कलेक्ट द थिंग्स रिक्वायर्ड सच एज़ कलर। काइट को बनाने के लिए जैसे कलर की ज़रूरत पड़ती है, पेपर की ज़रूरत पड़ती है, या न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ती है, थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है, ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, थिन स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, दैट कैन बी बेंट। ऐसी लकड़ी हमें लेनी है जो बेंट हो सके, जो जो मुड़ सके, जो नरम हो, है ना? आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट, बनाने के बाद उसे उड़ाना भी है। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बनाने के बाद में इसे लोगों को दिखाना भी है कि आपने कैसी काइट, जो अच्छी से अच्छी काइट आएगी उसको मैं मेरे चैनल पे शेयर करूँगा। प्रोफाइल फोटो के रूप में, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मैं देखता हूँ कौन अच्छी फोटो भेजता है। नाउ दिस इज ओवर। I have taught this lesson very properly. This is the poem. I think you understood the poems. If you have any queries, any doubts, you can comment me in comment box. I'll personally observe your comments and answer. Thanks for watching. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।